हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी दिल्ली से है, जहाँ एक शख्स ने अपनी महिला मित्र को मारकर तंदूर में जला दिया, जिसकी वजह से उस समय लोगों ने तंदूर का खाना खाना बंद कर दिया और लोग रेस्टोरेंट और होटल में जाकर सबसे पहले वहाँ तंदूर देखा करते थे। अगर तंदूर होता तो वो वहाँ से बिना खाना खाए चले जाते थे। यह कहानी है सुशील शर्मा की, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और एक प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से होती है और मतलूक करीम से। यह दोनों भी यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और साथ ही पढ़ते थे। दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की मुलाकात जब नैना से होती है तो सुशील नैना को पसंद करने लगता है और उससे मिलना जुलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे यह मुलाकात प्यार में बदल जाती है और दोनों चोरी छुपे मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट 8/2 में रहने लगते हैं। कुछ टाइम तक तो सब सही चल रहा था, पर थोड़े समय बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करता और नैना साहनी इस रिश्ते को सभी के सामने लाना चाहती थी। जब भी नैना साहनी इस टॉपिक पर बात करती तो कभी वो बात टाल देता, तो कभी वो हाँ जल्दी ही कर लेंगे यह बोल देता। नैना साहनी यह सब सुन सुनकर थक चुकी थी और इन्हीं बातों से परेशान होकर वो अपने पुराने दोस्त मतलूक करीम से बातें करने लगी। सुशील शर्मा को उनकी बातें करना पसंद नहीं था। उसके मन में इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था और वो नैना साहनी को हमेशा मतलूक करीम से बात करने के लिए मना करता था। पर नैना साहनी नहीं मानती थी और वो उससे बात करना चालू रखती थी, जिसकी वजह से वो सुशील शर्मा और नैना साहनी में झगड़े होने लगे। नैना साहनी अब मन बनाती है कि वो सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। 2 जुलाई 1995 की शाम को करीब 7:30 बजे सुशील अपने फ्लैट पर पहुंचता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि नैना घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है और उसे देखते ही फ़ोन का रिसीवर रख देती है। सुशील पूछता है कि किसका फ़ोन है, तो वो बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाती है। इस बात पर सुशील को गुस्सा आता है और फिर वो लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और रीडायल करता है। वो ऐसा घर पर आकर अधिकतर किया करता था, जिससे वो पता लगा सके कि नैना किस किस से बात करती है। उस दिन भी सुशील ने जब रीडायल किया तो सामने से फ़ोन मतलूक करीम ने उठाया। जब उसका गुस्सा और भड़क जाता है और वो नैना के पास जाता है और बोलता है कि मेरा इतना मना करने के बाद भी तुम मतलूक से क्यों बातें करती हो, तो नैना भी तेज आवाज़ में जवाब देते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब। यह बात सुनकर सुशील गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और नैना के ऊपर 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली उसके सर पर लगती है, एक गर्दन पर और एक गोली मिस हो जाती है जो एसी पर लगती है। अब 2 गोलियां लगने से नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब थोड़े समय बाद जब सुशील का गुस्सा शांत होता है, जब वो सोचता है कि मैंने यह क्या कर दिया, क्योंकि यह सब कुछ उसने गुस्से में किया था, उसने पहले से ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वह बहुत घबरा जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद वो लाश को एक काली पॉलीथीन में डालता है और उसे पॉलीथीन के ऊपर बेडशीट लपेट देता है और फर्श पर पड़े सारे खून को साफ करता है और 9 बजे के आसपास वो लाश को बाहर लाता है और अपनी गाड़ी मारुति 800 में नैना की लाश को रख देता है और अपनी गाड़ी को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है और गाड़ी को बस इधर से उधर घुमाता रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि लाश को ठिकाने लगाया जाए। अगर किसी भी को यह लाश मिल गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। यह सब सोचते सोचते वो अपनी कार को कनॉट पैलेस की तरफ घुमा लेता है और फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी को आईटीओ की तरफ घुमा लेता है और सीधा आईटीओ ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो यमुना पार करने के लिए बना हुआ था, और वो अपनी गाड़ी को उस ब्रिज पर दौड़ाने लगा। कभी ब्रिज से उतारता तो कभी ब्रिज पर चढ़ाता। वो वापस वैसा ही करता, कभी गाड़ी को स्लो चलाता तो कभी गाड़ी को फास्ट करता।
ऐसा करते करते तकरीबन 10 बज चुके थे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि वो इस ब्रिज से नैना की लाश को फेंक देगा, पर उस ब्रिज पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। इसी इंतजार में वो अपनी गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा था, पर काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी उसे मौका नहीं मिला और फिर गाड़ी को मोड़कर कनॉट पैलेस के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि अब संग्रीला होटल के नाम से जाना जाता है। वो वहां पर तकरीबन 10:20 तक पहुंचता है। उस समय रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग थे जो खाना खा रहे थे। वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंच जाता है। दरअसल यह रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपने दोस्त केशव को दे रखी थी। केशव के पास पहुंचकर वो कहता है कि रेस्टोरेंट बंद कर दो, सबको बोल दो कि खाना खत्म हो गया। सुशील की यह बात सुनकर पहले तो केशव चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे जो खाना खा रहे थे और बगिया रेस्टोरेंट भी 11-12 बजे तक खुलता था। पर वो सुशील की बात मान जाता है और जितने भी लोग थे जो खाना खा रहे थे उनके अलावा सबको मना कर देता है कि खाना खत्म हो गया है। फिर जब सब लोग चले गए तब सुशील रेस्टोरेंट के स्टाफ को भी घर भेज देता है। उसके बाद सुशील केशव से रेस्टोरेंट की सभी लाइटें बंद करने के लिए कहता है। अब पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सुशील और एक केशव। जब केशव ने इन सब की वजह पूछी तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव घबरा जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। उस वक्त रेस्टोरेंट में उनको तंदूर दिखाई देता है जो अब भी जल रहा था, और तंदूर को देखकर ही सुशील को आइडिया आता है कि लाश को तंदूर में जला देंगे तो किसी को कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर केशव डर जाता है, पर सुशील उसको यारी दोस्ती की कस्में देकर मना लेता है। उसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को गाड़ी से निकालते हैं और पन्नी और बेडशीट को हटाकर वो लाश को तंदूर में डाल देते हैं और ऊपर से लकड़ियां भी डाल देते हैं। सुशील देखता है कि लाश को जलने में काफ़ी टाइम लग रहा है और वो चाहता था कि लाश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल जाए। तो वो केशव से रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, जो कुछ समय पहले निकाली गई रैली के ही थे। सभी पोस्टर और बैनर वो तंदूर में डाल देता है। आग तेज तो हो जाती है, पर वो अब भी चाहता था कि आग और तेज चले। सुशील फिर तंदूर के पास रखे मक्खन को लेता है और थोड़ा सा मक्खन लाश के ऊपर डाल देता है और मक्खन के डलते ही आग तेज हो जाती है और फिर वो सारे मक्खन को तंदूर में डाल देता है। और जैसे ही वो मक्खन को डालता है तो आग एकदम से भड़क उठती है और आग इतनी तेज हो जाती है कि रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखाई देने लगती है। इस लाश के बटर में जलने की महक, उस आग की लो ने सबका ध्यान खींच लिया और पास में ही एक सब्जी बेचने वाली औरत जिसका नाम अनारो देवी था, वो आग की लपटों को देखकर तेज तेज चिल्लाने लगी कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग जनपद एरिया में गश्त लगा रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल को बुलाते हैं। और आग की तेज लपटों को देखकर वो रेस्टोरेंट के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर 2 लोग दिखाई देते हैं। तो वो अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव गेट पे ही रोक लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या जला रहे हो और आग को बुझाने की बजाय उसे और भड़का रहे हो। केशव बोलता है कि हम यूथ कांग्रेस के पुराने पोस्टर और बैनर जला रहे हैं, पर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू को यकीन नहीं होता क्योंकि उसको वहाँ से बटर और मांस के सिकने की गंध आ रही थी। वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो केशव उसे रोक लेता है और कहता है कि बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और उसे समझाकर बाहर भेज देता है। कांस्टेबल बाहर तो आ जाता है, पर उसको जो गंध आ रही थी वो उसके बारे में पता लगाना चाहता था। तो थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट की दीवार फांद कर अंदर चला जाता है।
दीवार फांदते हुए उसे केशव देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो तंदूर को देखने का फैसला करता है, क्योंकि बार बार केशव का उसे रोकना और उसकी घबराहट देखकर कांस्टेबल का शक यकीन में बदल जाता है और ज़बरदस्ती तंदूर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू तंदूर के पास पहुंचकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने तंदूर में देखा कि एक अधजला हाथ तंदूर में पड़ा हुआ है और ये सब देखकर वो डर जाता है। वो भागकर रेस्टोरेंट से बाहर आया और वायरलेस से पुलिस को मैसेज देता है और फायर ब्रिगेड को भी। थोड़ी देर में ही रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस आ जाती है, पर इसी बीच सुशील वहां से फरार हो जाता है। पुलिस तंदूर की आग को शांत कर देती है और उसके अंदर से एक अधजली लाश को बाहर निकालती है और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को भी गिरफ्तार कर लेती है। लाश इतनी जल चुकी थी कि उसे पहचान जाना मुश्किल था। पुलिस बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और केशव से पूछताछ करती है, मगर केशव उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि यह लाश किसी औरत की है और मौत का कारण गोली लगना बताया गया। पुलिस को अब तक यह नहीं पता था कि यह लाश किसकी है और केशव से पूछताछ करने पर भी वो उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। पुलिस के लिए उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि यह लाश किसकी है। जब यह खबर मीडिया में आई तो तहलका मच गया कि आखिर कोई कैसे किसी को तंदूर में जला सकता है। जब यह खबर अखबार में छपी तो नैना साहनी के दोस्त मतलूक करीम देखता है कि बगिया रेस्टोरेंट में एक लाश मिली है, तो उसको पता था कि यह रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का है। तो वो नैना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नैना से कोई बातचीत नहीं हो पाती। तब अब्दुल करीम को शक होता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सभी बातें बताता है। पुलिस उसे उस लाश की शिनाख्त के लिए लेकर जाती है और एक अंगूठी को देखकर वो लाश की शिनाख्त कर लेता है और अब पुलिस को पहली बार पता लगता है कि यह लाश नैना साहनी की है और यह शक भी जताया जाता है कि इसका मर्डर इसके पति सुशील शर्मा ने किया है। अब पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा 2 दिन से गायब है। अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। यह खबर भारत में फैल चुकी थी। उस टाइम सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी और लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन नारेबाजी शुरू कर दी, तो पुलिस पर भी प्रेशर पड़ने लगा। पुलिस अब भी यह पक्का करना चाहती थी कि यह लाश नैना साहनी की है, क्योंकि मतलूक करीम ने बस एक अंगूठी देखकर बताया था। तो नैना साहनी के घरवालों को बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस वापस वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर लाश किसकी है। फिर देश में पहली बार इसके लिए इमेज तकनीक और डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उस लाश का और नैना के घरवालों का सैंपल लिया गया और रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो गए और इसके लिए इमेज तकनीक में भी काफ़ी हद तक नैना का चेहरा बना था। अब यह कन्फर्म हो गया था कि लाश नैना साहनी की ही है और अब बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर भी टूट गया था। उसको जितना पता था उसने सब बता दिया, पर हत्या का मकसद अभी तक नहीं पता था, जो सिर्फ सुशील ही बता सकता था। उधर दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा के सुशील शर्मा को ढूंढने लगी, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सुशील अपना पूरा हुलिया बदलकर मद्रास में रह रहा था और एक वकील की मदद से कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है। अग्रिम जमानत के लिए वो यह बताता है कि मुझे कोई झूठे केस में फंसा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वो बेंगलोर चला जाता है। किसी तरह से यह बात दिल्ली पुलिस को पता चल जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर के लिए निकल जाती है। जब सुशील शर्मा को कहीं से यह पता चलता है कि दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर आ चुकी है, तो सुशील बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंच जाता है और इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है और पूछताछ में वो उस रात हुई पूरी घटना को बता देता है
और फिर उसे लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां ये मामला 1995 से 2003 तक चला और 7 नवंबर 2003 को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सुशील को मौत की सज़ा सुनाई, क्योंकि मर्डर के बाद जो उसने किया वैसा आज तक पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। इसी वजह से उसको मौत की सज़ा सुनाई गई और सुशील के दोस्त केशव को हत्या को छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की सज़ा सुनाई। सुशील ने इस फैसले को गलत ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाल दी, जहां 4 साल केस चला और 19 फरवरी 2007 को उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और साल 2007 से साल 2013 तक यह मामला वहां चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह कोई प्लान मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ अचानक और गुस्से में हुआ, तो सुशील शर्मा से समाज को कोई खतरा नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज़ उसके फेवर में यह रही कि इस मर्डर से पहले उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, यह उसका पहला क्राइम था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की मौत की सज़ा को उम्र कैद में पलट दिया और फिर 21 दिसंबर 2018 के दिन जेल में अच्छे आचरण और 23 साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो बताता है कि कैसे मेरे 1 मिनट के गुस्से ने नैना आज नहीं रही और उस एक पल ने मुझे मेरी ज़िंदगी के 23 साल छीन लिए। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।